सलाम, नमस्ते अहले वतन, वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारे साथ एक बार फिर अपनी कीमती राय से हमें नवाजने आए हुए हैं अपूर्वा आनंद जी। आप सब जानते हैं इनके बारे में। और जिस बंदे के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उमर खालिद, उनके साथ साथ अपूर्वा जी का नाम भी उसमें शामिल है। और ये सिलसिला शायद सीए से शुरू हुआ था, जब आप लोगों ने उसकी मुखालफत की थी, और शाहीन बाग और सीए के खिलाफ जितने भी एजिटेशंस हुए, और उनके सीए के बारे में बेसिकली आप लोग कह रहे थे, वहाँ से आप लोगों को लिया गया। और आप लोगों के खिलाफ तो मतलब उससे पहले से भी हुकूमत की नज़र है। तो अब सवाल ये सवाल तो अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है कि क्या हो रहा है हमारे वतन में, बल्कि ये सवाल भी ख़त्म हो गया है, अब दम तोड़ चुका है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि हकीकतें सामने आ चुकी हैं कि ये मौजूदा हुकूमत आखिर चाहती क्या है। वो चीज़ भी ऑलमोस्ट सामने आ गई है। अब एक सवाल बचा है कि अब क्या किया जाए इन हालात में। हुकूमत की नीयत पर आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? हुकूमत की नीयत बहुत साफ है और यह आज से नहीं, हम इस बात को बहुत पहले से कह रहे थे। अगर बिल्कुल खाल का वक्त लें तो हम 2013 से कह रहे थे कि मुल्क के सामने जो चुनाव रखा जा रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। और बहुत सारे भले लोग ये मानने को तैयार थे कि यह एक ऐसी चीज़ है, यह एक ऐसा विकल्प है जिसको चुना जा सकता है, एक ऐसा ऑप्शन है जिसको लिया जा सकता है। और हम उन्हें सावधान कर रहे थे कि यह उनके लिए भी ख़तरनाक होगा, मुल्क के लिए तो ख़तरनाक है ही। आज उनमें से बहुत सारे लोग ये कबूल कर रहे हैं कि अब उन्होंने जो 2014 में गलती की और 2019 में जो गलती दोहराई गई, उसका खमियाजा इस मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। और हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग खुद अपनी निगाहों में शर्मिंदा हैं कि उनका मुल्क इस जगह पहुंच गया है। पहुंच गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हैदराबाद की म्यूनिसपैलिटी के चुनाव में देश का गृह मंत्री चुनाव प्रचार करने पहुंचता है, और राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, और पूरे चुनाव को हर कोई देख रहा है कि दिन दहाड़े खुलेआम बेशर्मी के साथ बिना किसी झिझक के पूरे चुनाव को कम्युनल लाइंस पे लड़ा जा रहा है। कम्युनल लाइंस पे लाने की कोशिश वे लोग कर रहे हैं जिनको इस बात की जिम्मेदारी है कि वे पूरा का पूरा राज्य चलाएं, यानी वे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, इन सबको साथ लेकर चले। ये जिम्मा उनके ऊपर है, और वे खुले आम आवाम को कम्युनल लाइंस पे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इतना उजागर हो चुका है कि अब किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान पर नज़र रखने वाले जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं, वे भी यह देख के हैरान हैं कि क्या इस गर्त में भी हिंदुस्तान गिर सकता था। अब हम उस गर्त में गिर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बहादुर लोग हैं जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं इससे निकलने की, मुल्क को निकालने की। और हम उम्मीद करें कि ये जितनी कोशिशें हैं वे कामयाब होंगी, और मुल्क को ये दिन बहुत ज़्यादा दिन भुगतना नहीं पड़ेंगे। जर्मनी ने काफ़ी भुगता, जी, मैं वही कह रही बाकी थी, मुल्कों मेरा ने दूसरा काफ़ी सवाल वही भुगता। था कि हिंदुस्तान, देखिए, हाँ तारीख लिखी ही इसलिए जाती है कि उससे आने वाली नस्लों को फायदा हाँ, हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो पीढ़ियां होती हैं वे कहती हैं हम खुद भुगतेंगे और खुद समझेंगे। जी, बाज लोग दूसरों से सबक नहीं लेती हैं, नहीं लेंगे। बुरा मानती हैं कि हमें सिखाया जा रहा है, जी, तो वो खुद भुगतना चाहती हैं। लेकिन इसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान उस दौर से गुज़र रहा है जब अभी उसको इसका एहसास नहीं है, हिंदुस्तान की जो अक्सरियत है उसको, कि उसका नुकसान क्या हो रहा है। अभी उसमें बहुत सारे लोगों को मज़ा आ रहा है, लेकिन ये उनकी रूह के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। और ये अपनी बाकी तो नस्लों के लिए तकलीफ दे है चीज़, नुकसान आगे के लिए भी और अभी के लिए भी अभी नुकसान के है। लिए भी। जी। तो
जैसे आप कह रहे हैं कि जो हमारी जिनके हाथ में सत्ता है या जो उस सत्ता को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी नस्लें भी इसको उसमें जाएंगी, तकलीफ उठाएंगी आगे। लेकिन अगर हम सिर्फ सीएए के हवाले से बात करें और उमर के हवाले से, क्योंकि कफील के बाद शायद उमर हैं जो उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। नाम तो उसमें बहुत सारे हैं, जितने भी इंक्लूडिंग आपका नाम है, उसमें गुलफिशा हैं, दिवांगनी हैं, नताशा हैं, योगेंद्र जी हैं, आप हैं, उमर हैं। लेकिन फिल वक्त उमर अभी जेल में हैं और उनके बाहर आने की कोई ऐसी संभावना नहीं है कि कल परसों नरसों अगले हफ्ते उनको छोड़ दिया जाएगा। अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, नजर नहीं आ रहा है कम से कम मुझे। तो जैसे कफील को बहुत ज्यादा एहतिजाज करने के बाद कफील छूटे हैं, लेकिन उस 6-8 महीने में जब तक उनके साथ ये सब हुआ, काफी नुकसान हुआ उनका, उनकी फैमिली का। उमर का आपको क्या लगता है कि क्या कंडीशन है इस वक्त? क्योंकि उमर ने जो कुछ किया है वो फैक्ट भी दुनिया के सामने है। उन फैक्ट्स पर आप बताइए मुझे कि वो फैक्ट्स और वो फॉल्स क्या है और फैक्ट्स क्या है। देखिए, उमर खालिद कौन है? जी। उमर खालिद एक नौजवान है, नाम से जाहिर है कि मुसलमान है, हम्म, हिंदुस्तानी नौजवान है। हम्म, लेकिन उमर खालिद के साथ जो जुल्म हो रहा है वो कोई आज का नहीं है। हम्म, आपने सीए के ख़िलाफ़ जो जी। मुहिम चल रही थी, उस मुहिम में उमर खालिद की हिस्सेदारी की चर्चा की और यह कहा कि उसकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ रही है, और वो बात सही है। लेकिन उमर खालिद दरअसल 2016 से उमर खालिद होने की सज़ा भुगत रहे हैं। ये कि उनका नाम उमर खालिद है, यह कि वे एक आज़ाद ख़याल नौजवान हैं, यह कि वो एक तेज़ दिमाग नौजवान हैं जिनके पास अपना दिमाग है और जिनके पास अपनी ज़ुबान है। तो वो अपने दिमाग से काम लेते हैं, उनके पास अपनी ज़ुबान है, वो अपनी बात ठीक तरीके से कह सकते हैं, आज़ाद ख़याल आदमी हैं। यह सारी चीज़ें आज हिंदुस्तान में किसी को भी ख़तरनाक बना देती हैं हम्म, और वल्नरेबल बना देती हैं। अगर ख़ासकर वह मुसलमान है तो और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। मुसलमान का इंटेलिजेंट होना, उसका आ, अपना दिमाग होना और अपना ख्याल होना, यह सब कुछ काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है। तो उमर खालिद 2016 से इसकी सज़ा भुगत रहे हैं। हम जानते हैं कि वे उस वक्त जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्कॉलर थे और एक एक लेफ़्ट विंग की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविस्ट थे, और उन लोगों ने एक प्रोग्राम छोटा सा ऑर्गेनाइज किया था। उसको बहुत ही डिस्टॉर्ट करके गलत तस्वीर उसकी हिंदुस्तान की मीडिया ने पेश की और यह कहा कि ये लोग जो हैं ये हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में बांटने की साजिश कर रहे हैं। अब आप ख्याल करें कि ये जेएनयू में पढ़ने वाला एक नौजवान है, एक छोटा सा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुल जमा 10-12 लोग होंगे। अब उनकी तस्वीर ऐसे पेश की जा रही है जैसे जेएनयू कोई मांद हो हम्म, जिसमें छिपे हुए दहशतगर्द हैं जो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। जी। लेकिन ये हिंदुस्तान की मीडिया ने उस वक्त पेश किया, और उस वक्त जो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर थे उन्होंने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, उमर खालिद का नाम लिया गया, कन्हैया का नाम भी लिया गया, हम्म, अनिर्बान भट्टाचार्य, हम्म, रामा नागा, इन शैला राशिद, ये सब लोग थे उसमें। लेकिन और कहा गया कि इन सब के जो रिश्ते हैं वे सरहद पार बैठे हुए आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। ये उस वक्त के होम मिनिस्टर ने कहा। जी। उमर खालिद को लेके खबरें चलाई जाने लगीं, उनकी तस्वीर पूरी हिंदुस्तान में लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में बैठ के टेलीविज़न के पर्दे पर देखी। यह बतलाया गया कि इनके जो अब्बा हैं वे जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। ये कहा गया कि चूंकि वे जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, वगैरह वगैरह, इसलिए
यह साबित हो जाता है कि यह काफ़ी ख़तरनाक परिवार है और उमर खालिद उसका मेंबर है। लेकिन अब ये एक सवाल था कि उमर खालिद तो एक लेफ्टिस्ट नौजवान है, तो फिर इस बात को इधर इस तरह से डिस्टॉर्ट किया गया है कि देखिए उमर खालिद ने विरासत अपने बाप से हासिल की है, तो जो इस्लामिज़्म है वो बाप से हासिल किया है, और वो इतना तेज़ आदमी है, चालाक है कि वो लेफ्ट दिखना चाहता है और वो एक साजिश रच रहा है जिसको हिंदुस्तान में दिल्ली की पुलिस ने कहा और हिंदुस्तान की सरकार कह रही है कि हिंदुस्तान को ख़त्म कर देने के लिए एक लेफ्ट जिहादी नेक्सस काम कर रहा है, लेफ्ट जिहादी नेक्सस, और उमर खालिद को इसके मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है कि देखिए ये एक तेज़ दिमाग मुसलमान नौजवान ख़तरनाक जो बात करना जानता है और जो लोगों को जोड़ना जानता है, तो वो एक नकाब ओढ़े हुए है, असल में वो अंदर से जिहादी है और वो इस्तेमाल कर रहा है। तो यह 2016 से उमर खालिद की यह तस्वीर पेश की जा रही है और उमर खालिद को लेकर हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में नफ़रत पैदा कर दी गई है। बहुत लोग ईमानदारी से ये मानते हैं कि उमर खालिद एक ख़तरनाक दहशतगर्द हैं। आप अगर भारत में घूमेंगे अलग अलग जगह तो बहुत लोग आपको ऑनेस्टली ये मानते हैं कि उमर खालिद एक टुकड़े टुकड़े गैंग चलाता है और उसका सरगना है वगैरह वगैरह। इतनी ज़्यादा नफ़रत उमर खालिद के ख़िलाफ़ भर दी गई है लोगों के दिमाग में कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कत्ल करना भी चाहेंगे उमर खालिद का। और हमने देखा अभी कुछ वक्त पहले दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर एक शख्स कई किलोमीटर का सफ़र करके आया उमर खालिद को मारने के लिए, क्योंकि वो ये मानता था कि वो एक पवित्र काम करेगा, पाक काम करेगा अपने मुल्क के लिए अगर वो उमर खालिद को ख़त्म कर देगा। तो इस प्रोपेगेंडा का इतना ख़तरनाक असर है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये उमर खालिद पिछले 4 साल से झेल रहे हैं और ये आसान नहीं है। एक नौजवान अकेले एक इतना बड़ा हमला झेल रहा हो, इससे आप उसकी ताकत का अंदाज़ा कर सकती हैं, लेकिन आप उसके अंदर जो बेचैनी होगी उसका भी अंदाज़ा कर सकती हैं। नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। और ये कि वो जब सड़क पे चल रहा हो, वह किसी से बात कर रहा हो, तो वो हमेशा एक ख़तरे में है, क्योंकि कौन दाएं से आके हमला कर देगा, कौन सामने से हमला कर देगा, आप नहीं जानती हैं। तो उमर खालिद के ख़िलाफ़ जो नफ़रत की कैंपेन है, जो हिंदुस्तान की रूलिंग पार्टी, हिंदुस्तान की मीडिया में शामिल लोग पिछले 4 साल से चला रहे हैं, उसकी सीरियसनेस को हमें समझना चाहिए कि उसकी सीरियसनेस क्या है। तो एक तो वो खुद उमर खालिद के लिए है और दूसरा वो हिंदुस्तान के हर आज़ाद ख़याल मुसलमान नौजवान के लिए। जैसे उसके बाद शर्जील इमाम को एक नया सिंबल बनाया गया। शर्जील इमाम के ख़यालात अलग हैं, आप उनसे नाइत्तफ़ाक़ी रख सकती हैं, आप बहस कर सकती हैं, कह सकती हैं कि वो कुछ एक एक्सट्रीम पर जाकर सोचते हैं। उनकी शिकायतें हैं हिंदुस्तान से और उनमें बहुत सारी शिकायतें गैर वाजिब नहीं हैं। आखिर एक हिंदुस्तान में एक जो पढ़ा लिखा मुसलमान नौजवान है, वो देखता है कि क्या हो रहा है, वो देखता है कि वो अगर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान लेने जाए तो मकान नहीं मिलेगा। तो उसका पढ़ा लिखा होना, उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना, उसका मॉडर्न होना काम नहीं आता है, क्योंकि उसका नाम शर्जील इमाम है। आप उसको काट देते हैं हर जगह से। मुझे एक वकील ने बताया कि कैसे नौजवान वकील ने, जो अच्छी खासी अंग्रेज़ी बोलता है, जो आपके बगल में बैठेगा और आप अगर नाम ना जाने तो आप नहीं बता सकते हैं वो कौन है, लेकिन उसे मकान नहीं मिला, दिल्ली में नहीं मिला, जयपुर में नहीं मिला, और उसको कहा गया कि तुम उस इलाके में चले जाओ जो मुसलमान जहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो ये तजुर्बा एक मुसलमान को होता है
स्कूल से शुरू होता है। अगल बगल महसूस होता है उसको। आपको 6 साल की बच्ची बता देगी, 10 साल की बच्ची स्कूल में क्या हो रहा है ये बता देगी उसके साथ। तो जब ये तजुर्बा हो रहा हो तो किसी की नाराज़गी बहुत जायज़ है। वो नाराज़गी अगर ज़ाहिर हो रही हो, तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि उमर खालिद एक सिंबल बनाए गए, शर्जील इमाम को नया सिंबल बनाया गया है। तो मैसेज है हिंदुस्तान के पढ़े लिखे मुसलमान नौजवान के लिए कि तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते, और अगर अपना ख्याल है तो उसको जाहिर नहीं कर सकते। हाँ, वो अभी हम लोग संडे सैटरडे को 2 दिन पहले, 1 दिन पहले एक दोस्त के यहाँ थे, ऐसे सब लोग बैठे थे कुछ डिनर पर। तो बात हो रही थी कि यार हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, जिस मुल्क में हम जिन सड़कों पर साइकिल चलाकर और दौड़कर बड़े हुए हैं, आज उन सड़कों पे निकलने में डर लगता है। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो मैं कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुम क्यों इतना उसको बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहे हो? इतना भी खराब हाल नहीं है, लोग लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, हुकूमतें हैं, आती हैं जाती हैं, दिस एंड दैट। हम बात कर रहे थे तो बोली नहीं आपा, अभी जब हम लोग जनवरी में आ रहे थे इंडिया से, तो एयरपोर्ट पर जो पासपोर्ट वगैरह चेक होते हैं अंदर जाने के लिए, बिल्कुल वहां पर, अब वो चूंकि स्कार्फ लेती है तो समझ गए कि ये मुसलमान है। फिर जब पासपोर्ट दिए गए तो उस पे नाम मुस्लिम्स के थे, नेशनलिटी इंडिया की थी। तो उसको देख के वो पूछ रहा है कि नेशनलिटी इंडिया, तुम लोग नेशनल कब हो? तुम तो एंटी नेशनल हो। ये एयरपोर्ट पर बंदा मेरे अपने मेरे मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड से कह रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, 3 बच्चे हैं, कि तुम लोगों ने नेशनलिटी इंडियन क्यों की हुई है, तुम तो एंटी नेशनल हो। तो बोली आपा ये मैंने झेला है, ये मेरे साथ हुआ है। अभी जनवरी में जब हम लोग वापस आ रहे थे इंडिया से, तो चीजें जो नफरत की, जो एक आईटी सेल बना था, उसने वो स्प्रेड कर दी हैं। झंडे के तले, इंडिया के झंडे के फ्लैग के नीचे, या बीजेपी के फ्लैग के नीचे खड़े होकर कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। वो आदमी आज सिक्योरिटी के अंडर फिर रहा है, और उमर खालिद या योगेंद्र यादव या अपूर्वा आनंद या दिवांगनी या गुलफिशा या इन लोगों को जो है तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। तो आप ये मेरे को बताइए कि इसको हम किस तरह से आगे लेकर चलेंगे, एक एक जहन जो है हमारा। देखिए, एक तो ये समझना चाहिए पहले कि कुछ फैक्ट्स हम जान लें। जैसे सिर्फ उमर खालिद जेल में नहीं है, हम्म, शर्जील इमाम भी जेल में है, हम्म, और कुल 21 लोग यूएपीए का के अंतर्गत जेल में हैं, जिन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने बहुत बड़ी साजिश रची, और इस साजिश का एक नतीजा दिल्ली में जो हिंसा हुई वो हिंसा थी। लेकिन ये हिंसा नहीं भी होती तो भी ये साजिश अपने आप में अलग से चल रही थी, और अभी भी चल रही है। ये दिल्ली पुलिस कह रही है, इस बात को हमें समझना चाहिए। उमर खालिद को इस साजिश के सरगना, मतलब प्रमुख लोगों में से एक बतलाया जा रहा है कि उमर खालिद पूरे देश का दौरा कर रहा था, देश के बाहर भी लोगों से कनेक्शंस बना रहे थे, और वो इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक साजिश रच रहे थे। और शर्जील इमाम इस साजिश में शामिल थे, और बाकी लोगों का नाम भी इसमें लिया गया है। देवांगना का आपने कहा, नताशा का कहा, पिंजा तोड़, और आसिफ तन्हा, ये जामिया के स्टूडेंट्स हैं, उनका नाम, ये ज़्यादातर उसमें रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनका नाम, और कई लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम लिया जा रहा है कि ये सब मिलकर कर रहे थे, और उमर इसमें लीड ले रहे थे। तो मैंने बतलाया कि ये क्यों किया जा रहा है। ये एक मैसेज देने के लिए किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वे भूल जाएं कि वो कोई प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वे भूल जाएंगे, नंबर 1, और नंबर 2 कि क्या वो इसके लिए तैयार हैं। कुछ लोगों को ऐसे गलतफहमी में है, या गलतफहमी है कि उनको डरा दिया गया है।
क्योंकि जुल्म बहुत हुआ है। ये ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश में जब विरोध शुरू हुआ उसके फ़ौरन बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो रिप्रेशन किया, 23 से ज़्यादा लोग मारे गए मुसलमान, और बहुत लोगों की घर बर्बाद कर दिए गए, और कुर्की जब्ती बहुत लोगों पर की गई। तो जुल्म की इंतहा नहीं है। अदालतें साथ नहीं दे रही हैं, सुप्रीम कोर्ट साथ नहीं दे रही है, जिन पर जुल्म हो रहा है उनका साथ नहीं दे रही है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साथ दिया है। तो पहले हमें इस बैकग्राउंड को समझना चाहिए। लेकिन बीच में ये कोरोना की महामारी भी आ गई और इस महामारी के चलते प्रोटेस्ट रुक गए। तो यह नहीं मानना चाहिए कि प्रोटेस्ट खत्म हो गए। हिंदुस्तान की जनता एक तरह की नहीं है। ये बात सही है कि अक्सरियत उन लोगों की है जो जिनको हिंदू जो जिनको कहा जाता है, लेकिन सारे के सारे हिंदू भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ हूँ, ऐसा भी नहीं है। बिहार में अभी चुनाव हुआ और उस चुनाव में देखा गया कि बिहार की जनता ने इनको लगभग नकार दिया था। तो और यह मुल्क के बाकी हिस्सों के बारे में भी ये बात सही है। अभी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम जगहों से लाखों किसान दिल्ली की तरफ मार्च करके पहुंच रहे हैं और 5 जगहों से दिल्ली की सीमा सरहद पर वो बैठे हुए हैं 5 जगहों पे। तो ये एक बड़ी मुहिम, बड़ा आंदोलन किसानों का चल रहा है। इस तरह दूसरे तबके भी उतरे हुए हैं। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि वह खतरा ज़रूर है जिस खतरे की बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन मैं अभी ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि हिंदुस्तान की जनता लड़ेगी नहीं और वह इसको सर झुका के मान लेगी। देखना यह है कि यह लड़ाई कितनी कायदे से की जा सकती है, कितने स्थिरता से, कितने शांति से, कितना दिमाग स्थिर रख के की जा सकती है, कितनी अहिंसक बनाए रखी जा सकती है, क्योंकि इसमें जनता के बड़े तबके को शामिल करना है। उमर खालिद जैसे नौजवानों की कीमत यही है कि वे अहिंसक आंदोलन के महत्व को समझते हैं। वे ये जानते हैं कि जनता के बड़े हिस्से की गोलबंदी ज़रूरी है, एक, और दूसरे कि जनता के हर हिस्से की गोलबंदी हर आंदोलन में होना ज़रूरी है। जैसे अगर किसानों का आंदोलन हो रहा है तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको शामिल होना चाहिए। और इसीलिए हमने एक बहुत खूबसूरत मंजर देखा कि जब किसान पहुंचने लगे दिल्ली, तो दिल्ली की मस्जिदों ने दरवाजे खोल दिए। दिल्ली की मस्जिदों ने कहा कि आइए, आप हमारे यहाँ रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, उमर खालिद जिसके फाउंडर मेंबर हैं, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के लोगों ने खाना खिलाना शुरू किया। अब ये ज़रूर है कि यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने जब किसानों को खाना खिलाना शुरू किया अपनी औकात भर, तो एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि देखिए ये मुसलमान खाना खिला रहे हैं, इसका मतलब कुछ साजिश है। तो अब जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, हम उनको कुछ नहीं कर सकते। अब लोग अगर एक दूसरे के दुख दर्द में साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर वो इंसान किस तरह के? तो दिल्ली के मुसलमान अगर पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं तो ये तो अच्छी बात है। जैसे पंजाब के किसान आए थे, शाहीन बाग में लंगर लगाया, बाकी और खालसा एड के लोगों ने कश्मीर के स्टूडेंट्स को कश्मीर पहुंचाने में मदद की। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, और ये इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी बात है, कीमती बात है कि 1947 का जो इतिहास है पंजाब का, उसमें सिखों और मुसलमानों के बीच हिंसा की बहुत सारी घटनाएं हुई, दोनों तरफ से, सिखों की ओर से भी, मुसलमानों की ओर से भी। तो होना तो ये चाहिए था कि वो नफरत भरी रहे दिल में, लेकिन हम ये देखते हैं कि सिख उतनी ही मोहब्बत के साथ मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं, मुसलमान उनके साथ खड़े होते हैं। तो यह होना चाहिए और यह होता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं उम्मीद अभी भी हारने को तैयार नहीं हूँ। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि हमें निराश हो जाना चाहिए और हमें यह मान लेना चाहिए कि हमारा भाग्य जर्मनी का भाग्य होगा। लेकिन अगर हम गफलत में रहे, गाफिल रहे, तो वह हश्र हो सकता है।
इसलिए हम सबको जगने की ज़रूरत है। ख़ास कर मैं ये कहूँगा कि हिंदुओं को जगने की ज़रूरत है। और जो हमारे देशवासी, देश के से जुड़े हुए लोग दूसरे मुल्कों में हैं, उनको यह समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अमेरिका में बैठकर बराबरी का हक आपको मिल रहा है और वहाँ कोई आपकी लानत मलामत नहीं कर रहा है, आखिर और आप एक इक्वल सिटीजनशिप के राइट्स ले रहे हैं, आपको बेइज्जत करने पर आपको बुरा लगेगा। तो आपके मुल्क में, हिंदुस्तान में, अगर ईसाइयों को बेइज्जत किया जाए, मुसलमानों को बेइज्जत किया जाए, तो ये क्या आपके लिए अच्छी बात है? क्या दुनिया में आप सर उठा के लोग आंखों में आंखें डाल के लोगों को देख सकेंगे? लोग ये मानेंगे कि आप बहुत गए गुजरे लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, जो इस तरह की विचारधारा को मानते हैं। तो क्योंकि ये तो तय है कि उमर पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो उन्होंने कहा ही नहीं है। इसकी जरूरत वो नहीं है। पूरा उमर खालिद पे इल्जाम क्या लगाया जा रहा है? हम्म उमर खालिद पे इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश रची। हम्म क्या थी साजिश? साजिश ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब हिंदुस्तान आएंगे तो उस वक्त बहुत बड़ा मुजाहिरा किया जाएगा और दुनिया की निगाह में हिंदुस्तान को नीचा दिखाया जाएगा। नीचे दिखाया जाएगा जी। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, दिल्ली पुलिस की थ्योरी यह है कि साजिश यह थी कि हिंदुस्तान की सरकार को हटाया जाएगा। ठीक है, यह साजिश थी जो वो रच रहे थे, उमर खालिद। अव्वल तो ये झूठ का पुलिंदा है, बहुत बड़ा झूठ का पुलिंदा है। यह कहा जा रहा है कि इन लोगों ने एंटी सीएए की मुहिम चलाई, उमर खालिद ने, उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया, है ना। शर्जील इमाम उनके डिसाइपल थे, ये कहा जा रहा है। अब जो भी थोड़ा बहुत भी जिसने शर्जील को पढ़ा है, शर्जील लिखने वाले आदमी हैं, उनके आर्टिकल्स काफ़ी छप चुके हैं, वो जानता है कि उमर खालिद के ख्याल में और शर्जील के ख्याल में बहुत अंतर है। ठीक है, लेकिन अंतर है, लेकिन दोनों ही एंटी सीए मूवमेंट में शामिल थे। तो एंटी सीए मूवमेंट में मेरे जैसे लोग भी शामिल थे, योगेंद्र यादव जैसे लोग भी शामिल थे, हर्षमंदर भी शामिल थे, उमर खालिद, शर्जील इमाम, आसिफ तन्हा, मीरान हैदर। अब अगर इन सबको, इशरत जहां, सदफ नज़र, इन सबको अगर आप देखेंगी तो आपको ये पता चलेगा कि ये अलग अलग पॉलिटिकल एफिलिएशन के लोग। सदफ नज़र जो यहाँ की हैं, लखनऊ की, जी। उनका कांग्रेस से ताल्लुक है। इशरत जहां जो जेल में है अभी, उनका कांग्रेस से ताल्लुक है। मीरान हैदर जो जेल में है, उनका राष्ट्रीय जनता दल से ताल्लुक है। उमर खालिद जो जेल में है, उनका किसी से ताल्लुक नहीं है। वो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम के का एक ग्रुप उन्होंने चलाया, और उनको आप ब्रॉडली लेफ्ट लीनिंग कह सकती हैं, लेकिन यह कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वो किस लेफ्ट लीनिंग के हैं। ठीक है, शर्जील इमाम एक दूसरी पॉलिटिकल लीनिंग का नौजवान है। तो आसिफ तन्हा का भी रिश्ता, जहां तक मैं जानता हूँ, यूनाइटेड अगेंस्ट स्टेट से है। लेकिन तो ये सब अलग अलग पॉलिटिकल लीनिंग्स के लोग हैं, लेकिन एक चीज पर इन सबका इत्तेफाक था, हम सबका इत्तेफाक है कि सीएए हिंदुस्तान की शहरियत को डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर डिफाइन करती है, और इसलिए गलत है। एनआरसी गलत है, और इसलिए एक साथ ये सारे लोग मुहिम में थे। अब जो उमर पे इल्जाम है कि उन्होंने ये मुहिम ऑर्गेनाइज की, इस मुहिम की आड़ में उन्होंने वायलेंस ऑर्गेनाइज किया, है ना, और उन्होंने चारों तरफ से लोगों को जोड़ा। अब ये बात इसलिए बहुत बेतुकी है कि ये जो पूरा मूवमेंट था एंटी सीए, इसको जिसने भी क्लोजली देखा, उसने ये देखा कि ये स्पॉन्टेनियस था ज़्यादातर इलाकों में, है ना। लोगों ने खुद से ऑर्गेनाइज किया, अलग अलग किस्म के लोग थे जो कर रहे थे। उमर खालिद को हर जगह बुलाया जा रहा था, क्योंकि वो एक इस पूरे मसले को बहुत सफाई के साथ रखते थे। उनको पता था उसको कि इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, पढ़े लिखे आदमी है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान से उनको बुलाया जा रहा था।
तो उमर खालिद दरअसल ऑर्गेनाइजर भी नहीं है, अगर सच्चाई जानी है तो उमर खालिद किसी भी एक छोटे से प्रोटेस्ट के भी ऑर्गेनाइजर नहीं है ना। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में 20 से ज्यादा जगहों पे हुआ, हिंदुस्तान में 200 से ज्यादा जगहों पे उमर को कई जगहों पे बुलाया गया बोलने के लिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगी, और मैं ऑब्जर्व कर रहा था इन सबको, उमर इनमें से किसी भी जगह के ऑर्गेनाइजर नहीं, ठीक है, स्पीकर हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजर नहीं। इसलिए पुलिस जो थ्योरी दे रही है वो थ्योरी फैक्चुअली फैक्ट के बेसिस पे बेबुनियाद है, उसमें कोई फैक्ट ही नहीं। उमर खालिद की स्पीचेस आप देख लीजिए, वो तो मौजूद हैं इंटरनेट पर, सबके सब मौजूद हैं। अमरावती वाली स्पीच भी मौजूद है। उमर खालिद की स्पीच में नॉन वायलेंस पर जोर दिया जा रहा है। उमर खालिद शहरियत के इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं, वो तो हम अभी भी कर रहे हैं, आपके सामने भी कर रहे हैं। अगर उसकी मुखालफत करना जुर्म है तो जुर्म मान लीजिए, तो आप उस जुर्म पे मुकदमा चलाइए, फिर आप कहिए कि ये जुर्म है, लेकिन आप झूठ बोलकर मुकदमा मत चलाइए, ठीक है। तो लेकिन अब जिस तरह से पुलिस आर्ग्यू कर रही है उसमें आप कोई बहस ही नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस क्या कह रही है कि हाँ ठीक है, उमर खालिद कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, उमर खालिद नॉन वायलेंस की बात कर रहे थे, लेकिन यह सब धोखे की टट्टी थी। इसकी आड़ में वे दरअसल वायलेंस ऑर्गेनाइज कर रहे थे। अब आप इससे कैसे बहस कर सकते हैं? कैसे बहस कर सकते हैं? क्योंकि आपको एविडेंस देना होगा, एविडेंस कुछ है नहीं, सबूत कुछ है नहीं, लेकिन आप कर ये सकते हैं, चूंकि आप पुलिस हैं, कि आप ये इल्ज़ाम लगाएं, आप एक लंबी चौड़ी चार्जशीट बनाएं और उसके बाद आप लोगों को जेल में डाल दें। कानून आपने जो लगाया है वो यूएपीए है, उसमें कोई भी अदालत जमानत देने में हिचकती है। इसका नतीजा ये होगा कि उमर खालिद और उनके साथ जो 20 और लोग यूएपीए में जेल में हैं, वे सालों साल जेल में रह सकते हैं, उनको जमानत नहीं मिलेगी। आखिरकार हम सबको पता है, जिन्होंने चार्जशीट पढ़ी है, कि इसमें से एक भी बात साबित नहीं की जा सकेगी, क्योंकि हर बात ही झूठ है। सच्चाई का एक रेशा भी नहीं है, एक रत्ती सच्चाई भी नहीं है, तो हर बात ढह जाएगी, क्योंकि कोई भी सबूत नहीं लाया जा सकता। और जैसे उमर की अभी ही एक खतरनाक तस्वीर लोगों के दिमाग में बैठा दी गई है, जो बिल्कुल बेबुनियाद बात पर बिठाई गई है, लेकिन लोग उस पर यकीन करने लगे, उसी तरह एक लंबे प्रोपेगेंडा से इन लोगों के बारे में गलत बातें लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगी, जो बहुत खतरनाक बात है। तो जैसे अभी खुद उमर ने ये खुद कहा कि क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं है, तो मैं बहुत ही यकीन है मुझे कि मेरे साथ गलत नहीं होगा, लेकिन गलत तो हो रहा है। तो एज अ फ्री थिंकर या एज अ फ्री सिटीजन, जितने भी हिंदुस्तान में हैं, जिनको समझ आ रहा है उमर को गलत फंसाया गया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? देखिए, हम सबको उमर खालिद, शर्जील इमाम, सफूरा जरगर, गुलफिशा फातिमा, नताशा नरवाल, मीरान हैदर, देवांगना और जो बाकी तमाम लोग हैं, आसिफ तन्हा, इन सब के लिए, फैज़ान, इन सब के लिए हमें खड़ा होना चाहिए, इन सब के लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इन सब को कानूनी मदद पहुंचाने में जो कुछ भी हम कर सकते हैं, जिस किस्म की मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लंबी लड़ाई होगी, ये स्टेट के खिलाफ की लड़ाई है, स्टेट के पास रिसोर्सेस काफ़ी हैं, और मैं जिनका नाम ले रहा हूँ उनके पास कोई भी रिसोर्स नहीं, तो इनको जो भी मदद चाहिए होगी, क्योंकि ये इंसाफ की लड़ाई। ना तो उमर अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस मूवमेंट में थे, ना सफूरा अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए थी, ना इशरत थी, और ना देवांगना और नताशा और ना गुलफिशा थी, तो ना शर्जील इमाम थे, इनमें से कोई नहीं। ये सब दरअसल हिंदुस्तान की रूह को बचाने की मुहिम में शामिल थे। तो हमारा फ़र्ज़ यह हो जाता है कि हम अपने अपने ज़रिए से सच्चाई को लोगों के सामने साफ साफ बताएं, बिना झिझके, बिना डरे हम बताएं। हम ये कहें कि हिंदुस्तान के हर शख्स का हक है
कि वो जिस कानून को गलत मानता है उसकी मुखालफत करे, बल्कि ये उसका फ़र्ज़ है, क्योंकि गलत कानून अगर लागू रहेगा तो हिंदुस्तान एक बुरा मुल्क बनेगा। इसलिए अगर हमें हिंदुस्तान को अच्छा मुल्क बनाना है तो गलत कानून की मुखालफत करनी है। जैसे अमेरिका के सारे लोग अगर निकल पड़े ब्लैक लाइव्स मैटर में, तो क्यों निकल पड़े? जो वाइट्स निकले उनको तो कोई नुकसान नहीं था भाई, उनका तो कत्ल नहीं हो रहा था ना, उनके गर्दन पे तो घुटना डाल के कोई पुलिस ऑफिसर नहीं खड़ा था। क्यों निकले? क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ था, इसलिए निकले। तो हिंदुस्तान में भी उमर खालिद, शर्जील, गुलफिशा, सफूरा, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, इन सब के साथ खड़ा होना इस वक्त, अपने साथ खड़ा होना, इंसानियत के साथ खड़ा होना और अपने हर रिसोर्सेज के साथ खड़ा होना होगा। हमें इनके बारे में सच्चाई बतानी पड़ेगी। हमको लगेगा कि हम दोहरा रहे हैं, लेकिन हमको दोहराना पड़ेगा क्योंकि झूठ दोहराया जा रहा है। तो हमें सच भी बार बार बोलना पड़ेगा, थकना नहीं होगा। हमें लोगों को बतलाना पड़ेगा कि उनके ऊपर झूठ फेंका जा रहा है। मैं सिर्फ यह अपील करना चाहता हूँ आपके ज़रिए, जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं, जिनके हिंदुस्तान से हमदर्दी है, जो हिंदुस्तान से कुछ जुड़े हुए हैं, कि ये हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। हिंदुस्तान डूब रहा है, अगर आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो हिंदुस्तान डूब जाएगा। आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा और हिंदुस्तान को बचाना पड़ेगा। इसमें आप हिंदुस्तान को अकेला नहीं छोड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका भाग्य है, आपका नसीब है, आप भुगतिए, आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप इंसानियत को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो आप हिंदुस्तान को यूं डूबते हुए नहीं देख सकते। आप उमर खालिद और बाकी लोगों को जेल में जितना भी वक्त कटता है, ध्यान रखिए ये सब हमारे ऊपर एक बोझा है। उमर खालिद हिम्मत के साथ जेल में है, हौसले के साथ जेल में है। इसका मतलब ये नहीं है कि जेल में रहना कोई बहुत अच्छी बात है। जेल में हर एक शख्स जो गलत तरीके से है, उसकी आज़ादी का एक एक पल जो छीना जा रहा है, वह हमारे ऊपर बोझा है, हम लोग जो बाहर हैं और आज़ाद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लंबी लड़ाई है जैसा आपने कहा और दूर तक जाना है। तो वी ऑल आर विद यू इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सो मच फॉर टाइम। बहुत शुक्रिया।